गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज द हिंदू डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, कैसे इंडिया में चीता को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसमें नमीबिया और साउथ अफ्रीका का क्या रोल है। कूनो पलपुर नेशनल पार्क जो हमारे एमपी में स्थित है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, डिस्कस करेंगे। जीएक के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, कैसे जीएम क्रॉप को अप्रूवल दिया जाता है और कौन से माइक्रोबियल अप्रूवल जो है उसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सब आर्टिकल हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। देखो, पहला आर्टिकल जो है वो ऑपरेशन अजय के बारे में है। ऑपरेशन अजय क्या है? रिसेंटली इजराइल और पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इमर्ज हो रहा है, जिसमें गाज़ा स्ट्रिप पर लगभग 3,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सब लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। ये रिटेलिएटरी इफ़ेक्ट जो है हमास की वजह से हुआ। हमास ने अटैक किया जिसमें इजराइल के अप्रॉक्स 1,000 लोग मारे गए। इसमें हमास ने मोसाद एजेंसी को भी फेल कर दिया और इजराइल की हाई टेक टेक्नोलॉजी को भी फेल कर दिया। तो ये एक वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है इजराइल में। देखो, ये जो इमरजेंस हो रहा है इजराइल में, इसका मेन कारण है वहाँ की लैंड, क्योंकि ये पैलेस्टाइन के अंडर आती थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे यहूदियों को और ज्यूज़ को यहाँ पर बसाया गया। तो ऑपरेशन अजय क्या है? हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं, उनको वहाँ से इजराइल से इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएट करेंगे ताकि हम ईज़िली उनको इंडिया तक पहुँचा सकें। तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय रख दिया गया। ठीक है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पोलो का नाम अक्सर बहुत न्यूज़ में आता है और हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं। ऑपरेशन पोलो क्या है कि हैदराबाद को अपने इंडिया में मिलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया था, एक ऑपरेशन चालू किया था, जिसे हम ऑपरेशन पोलो कहते हैं। तो ऑपरेशन पोलो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान इलेक्शन क्या कर दिया गया है? डिले कर दिया गया है 2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान का इलेक्शन की जो डेट डिसाइड हुई थी उस दिन क्या है, देव उठानी एकादशी है। देव उठानी एकादशी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, लोगों के द्वारा फास्ट वगैरह रखे जाते हैं और इसी दिन बहुत सारी मैरिजेस भी होती हैं। तो ये देव उठानी फेस्टिवल के बारे में है। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेबोरेटली, वो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि चीता जो प्रोजेक्ट है वो हमारा राइट डायरेक्शन में सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। देखो, द हिंदू में ये न्यूज़ बहुत दिन पहले आई थी, मगर मिंट में रिसेंटली कल परसों फिर से न्यूज़ आई थी कि चीता के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट से इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ है और कैसे ये हमारे फॉरेस्ट को बेनिफिट पहुँचाएगा। तो चीता के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये राइट पाथ पर है और इसका सर्वाइवल रेट जो है वो अप्रॉक्स 50% है। यहाँ पर क्या हुआ है, जब इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था चीता को, तब उसके बाद क्या हुआ है, कब्स को बर्थ भी दिया है उसने। मतलब ऐसा है कि अच्छे से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मगर कुछ क्राइसिस और चैलेंजेस भी इमर्ज होकर आए हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट सितंबर 17, 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था चीता की पॉपुलेशन को रीस्टोर करना, जो एक्सटिंक्ट हो गई हमारे इंडिया से 1952 में। हमारे इंडिया से चीता जो एशियाटिक चीता है, मेनली यहाँ पर अगर चीता की बात हो रही है तो एशियाटिक चीता की बात हो रही है। एशियाटिक चीता या एशियन चीता जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था और इस टाइम क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ईरान में केवल 12 चीता मिलते हैं। ये इस टाइम ओनली ये ईरान में अवेलेबल है। ईरान के लोग चीता जैसी ड्रेस को पसंद भी बहुत करते हैं। आप अगर देखेंगे ईरान की पॉपुलेशन में तो अक्सर चीता जैसी ड्रेसेस वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये ट्रांसलोकेशन जो किया गया है प्रोजेक्ट का, ये साउथ अफ्रीका और नमीबिया से किया गया। इसमें साउथ अफ्रीका से 12 चीता आए हैं, जबकि नमीबिया से 8 चीता आए। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कूनो पलपुर नेशनल पार्क में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। हम कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी जानेंगे। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये 2 कंट्रियों से यहाँ पर इनका री इंट्रोडक्शन हुआ। तो 2 कंट्री ये कौन कौन सी हैं, ये हमने यहाँ पर जाना।
ठीक है। आगे वही बात बताई गई है कि इन्हें क्वारंटीन रखा गया था लाने से पहले, 4 कप्स को भी बर्थ दिया है, इनकी रेंज काफ़ी फ्री रखी गई है, लोकल पॉपुलेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। अब मोर्टिलिटी क्या है? मोर्टिलिटी मतलब कितने चीता मारे जा चुके हैं? अप्रॉक्स 8 चीता जो है वो डाइड हो गए। तो ये एक नेचुरल डेथ बताई गई है फॉरेस्ट ऑफिशियल के द्वारा या फॉरेस्ट गार्ड्स के द्वारा कब बताया गया है। ये एक ऑफिशियल मतलब नेचुरल डेथ है। इसमें कोई भी रेडियो कॉलर जो उनको लगाए गए हैं उसका रीज़न उन्हें नहीं बताया गया। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का ये कहना है कि डेथ जो हुई है वो नेचुरल हुई है। जो रेडियो कॉलर, देखो रेडियो कॉलर क्या होता है, एक जीपीएस डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है कि पर्सन कहाँ तक कहाँ पर गया, तो ये गले में डाल दी जाती है, इसे रेडियो कॉलर कहते हैं। आप हमेशा उसको लोकेट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है, अब इन्होंने आगे ये बताया कि जो प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेड ऑफिस देहरादून में है, इन सब के द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि चीता प्रोजेक्ट जो है वो केवल ओनली लगा देगी, यहाँ ओनली इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आप वहीं पर क्वेश्चन को गलत कर दोगे क्योंकि आपने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, मगर आपको यहाँ पता होना चाहिए इसमें मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका देहरादून में ऑफिस है। अब कुछ कंपेरिजन बताया गया है। देखो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो एशियाटिक चीता है इसकी स्किन भी थिक होती है। ठीक है। और ये एशियाटिक चीता जो है वो बता रहे हैं कि लार्जर होता है। सॉरी मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, आप फिर से देख लीजिए। हम अफ्रीकन चीता देख रहे हैं, वही तो कह रहा। अफ्रीकन चीता क्या होता है, वो लार्जर होता है। ठीक है, एशियाटिक चीता से। और इसकी मतलब स्किन में जो डॉटेड है वो अलग अलग है। देखो मोर प्रोमिनेंट स्पॉट एंड लाइंस ऑन द फेसेस, स्किन थिकर देन द, स्किन जो होती है वो गोल्डन स्लाउड ब्राउनिश होती है और थिकर देन होता है एशियाटिक चीता। मतलब एशियाटिक चीता से हैवी होता है अफ्रीकन चीता। और IUCN लिस्ट में एशियाटिक चीता जो है, अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है, जबकि एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि ये केवल ईरान में 12 चीता बचे हुए हैं और हमारे इंडिया से ये 1952 में एक्सटिंक्ट कर दिया गया था। जबकि एशियाटिक चीता में फुर भी ज़्यादा होते हैं बॉडी में और बैली में, जबकि अफ्रीकन चीता में ये फुर वगैरह कम होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्क्रब टाइफस के बारे में। देखो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कूनो पलपुर नेशनल पार्क के बारे में। देखो कूनो नेशनल पार्क जो है इसका नाम जो पड़ा है वो कूनो रिवर से पड़ा है। कूनो रिवर जो है वो यहाँ से होकर जाती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है, श्योपुर, आप ये नोट कर लेना, श्योपुर एंड मोरेना। मैं इसके नोट्स आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा, श्योपुर एंड मोरेना। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो सहरिया ट्राइब की रहती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कूनो पलपुर नेशनल पार्क के बारे में। और ये कूनो पलपुर नेशनल पार्क जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मैंने बताया कूनो नेशनल पार्क का नाम कूनो रिवर से पड़ा है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों है। ठीक है। जो मुझे याद आ रहा मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। ये श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इसका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मुझे अभी याद आई, ड्राई डेसिडुअस, जिसमें ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? जो अपने पत्तों को छोड़ देता है एक वक्त के बाद, उसे डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है। और ड्राई डेसिडुअस क्या होता है? इसमें बारिश बहुत कम होती है, ये मेनली डिपेंडेंट होता है लैंड की रेन पर या रिवर वगैरह पर। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूँ? ये इसलिए जोर दे रहा हूँ, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है, कभी कभी यूपीएससी पूछती है कोई नेशनल पार्क दे देगी, बहुत इजी देगी उसके बारे में, हाँ ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में है या MP में है, मगर उसके बाद दे देगी केवल इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। वहीं गलत हो जाएगा। आप कूनो पलपुर नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, वहाँ ड्राई डेसिडुअस होगा।
ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब स्क्रब टाइफस के बारे में बताया गया। स्क्रब टाइफस क्या होता है? उड़ीसा में क्या हुआ है रिसेंटली, बहुत सारे केस इमर्ज होकर आ रहे हैं स्क्रब टाइफस के, ठीक है। तो ये इन्फेक्ट होता है, एक माइट होता है, देखो माइट ऐसा होता है, वो ये है, इस माइट में बहुत ज़्यादा ऐसे पैर निकले होते हैं। ये माइट लार्वल होता है, मतलब इससे लार्वा निकलता है। जब ये काटता है तो इसके लार्वा की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इसीलिए एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इन्फेक्शन जो फैलता है बैक्टीरियस बोलता है। स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप लोग ये सब याद रखना, बुश टाइफस के नाम से जाना जाता है। ये एक काउज बाई बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है, आप बैक्टीरिया याद मत रखिए मगर एक बार पढ़ लीजिए, ओरेंटिया सुट्सुगा म्यूसु, ठीक है। स्प्रीड होता है लार्वल माइट से, मैंने बता दिया, जिसको हम चिगार भी कहते हैं लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में चिगर्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी एक मतलब दर्द करेगी, समटाइम रैसेस आ जाएंगे। मेनली ये फैला हुआ कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडोनेशिया में है, ठीक है, जापान में है, इंडिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये वाला बैक्टीरियल डिजीज़ है, और एक ये वैक्सीन इसकी कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। देखो क्या हो गया है, कॉटन की एक हाइब्रिड क्रॉप आई है, आप मुझे सुनते रहना, आपका सब क्लियर हो जाएगा। कॉटन की एक नेक्स्ट हाइब्रिड क्रॉप आई। देखो हमारे यहाँ अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग जो क्रॉप है वो केवल एक ही क्रॉप हमारे यहाँ चलती है, बीटी कॉटन, और किसी को भी अभी तक अप्रेजल नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो बीटी कॉटन होता क्या, हम लोग पढ़ तो लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप, मगर बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन है वो क्या होता है? देखो एक होती है हाइब्रिड क्रॉप, ये क्या करती है, नेचुरली, इसमें नेचुरली जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं, और अपनी जो हाइब्रिड मतलब इफ़िशियंसी है गेहूं उगाने की और बहुत ज़्यादा अन्न उगाने की, वो ऐसे बढ़ाई जाती है। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप जो होती हैं उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है या फिर कोई भी चीज़ है वो फॉरेन सब्सटेंस होता है। फॉरेन सब्सटेंस मतलब वो सॉइल से लिया गया होगा। जैसे मान लो कोई सॉइल है, इस सॉइल में एक बैक्टीरिया है बॉल वार्म। अब ये वॉल वार्म क्या कर रहा है, कॉटन को बहुत खराब कर रहा है। अब जेनेटिकल इंजीनियर्स ने क्या किया, इसमें वॉल वार्म को अफेक्ट ना करे तो इसमें एक ऐसा तत्व इंट्रोड्यूस कर दिया कि वॉल वार्म इसे अफेक्ट ही ना कर पाए, ठीक है। ये इंसेक्ट का कोई भी इफेक्ट ना पहुंचे, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जबकि हाइब्रिड क्रॉप क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, एक तो नेचुरली एक तो नेचुरली अपने अंदर चेंजेस लाती है, एक हाइब्रिड क्रॉप ये होता है। दूसरी हाइब्रिड क्रॉप क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरली ना होकर वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मगर सेम कम्युनिटी के किए जाते हैं। जैसे मान लो गेहूं है, अब ये गेहूं है ये, ठीक है। अब ये गेहूं में जो चेंजेस किए जाएंगे वो अदर गेहूं से किए जाएंगे कि भाई इस वाले गेहूं में क्या ऐसी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा होता है जबकि ये बहुत कम होता है, तो इसके तत्व इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, ये हाइब्रिड है, ठीक है। तो मैंने आपको हाइब्रिड और जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंस बताया। तो देखिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए, क्या होता है 2011 के बाद क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप कोई भी क्रॉप अगर कर रहे हैं, उगा रहे हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग है, बायोसेफ्टी नॉर्म उसके अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको फ्री ट्रायल कंडक्ट करने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। ये 2011 के बाद से हुआ, ठीक है। तो कॉटन की हाइब्रिड क्रॉप जो जीएक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इंट्रोड्यूस की, उसको बहुत सारे स्टेट के द्वारा अप्रेजल नहीं दिया गया। देखो इसके अप्रेजल ना देने के कारण बहुत ज़्यादा हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो बीमारी होगी वो लीनिएज में पहुंच जाएगी, मतलब आपको है वो आपके बच्चों को हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। देखो अमेरिका में हाइब्रिड क्रॉप ही जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप ही यूज़ होती हैं, मगर क्या है कि जो है इंडिया में इसके अभी खुल के रिजल्ट नहीं आए, तो इसलिए लोग डरे हुए हैं। इसलिए बहुत सारी एनजीओ के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका अपोज होता है। देखो एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये आप जान लो, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो इस स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट के पास अधिकार है
कि वो कोई भी चीज़ को अलाउ कर सकता है, कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस की। अब जीएक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जीएक क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है जो बनाई गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज़, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, शॉर्टेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल्स 1989। मतलब इसे 1989 में बनाया गया। जो रूल्स, मतलब रूल्स का मतलब है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को लॉस हो सकता है, उसके अंडर इसे बनाया गया। ठीक है, अब ये जो हजार्डस, वही बात इन्होंने बताई है, जो हजार्डस बेस्ड होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसको अप्रूवल जो है जीएक ही देती है। इंपॉर्टेंट, मतलब इंडस्ट्री में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसका यूज़ हम गेहूं में बहुत सारे इंसेक्ट को मारने के लिए करेंगे, उसका अप्रूवल भी जीएक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया कि ये कंडक्ट करती है एक्सपेरिमेंट, मतलब फ्री ट्रायल और जो कंडक्ट वगैरह होते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। अब बीटी कॉटन के बारे में उन्होंने बताया। बीटी कॉटन के बारे में क्या बताया कि बीटी कॉटन में हमने एक वेसिलस थोरिंगीजेनेसिस, ये बीटी कॉटन की फुल फॉर्म क्या है, वेसिलस थोरिंगीजेनेसिस, एक हाइब्रिड वैरायटी कॉटन है जिसके सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थोरिंगिस एंड कोडिंग फॉर प्रोटीन टॉक्सिक टू बुलवार्म इंसेक्ट पेस्ट। मतलब वही बात बताई गई है, जो इंसेक्ट पेस्ट होता है उसका कोई भी क्रॉप पे असर ना हो, इसलिए हम बीटी कॉटन को यूज़ करते हैं। और एक ये ओनली जीएम क्रॉप है जो हमारे इंडिया में यूज़ की जाती है। अब इन्होंने देखो क्या बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल के लिए लार्ज स्केल ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकम्बिनेंट। वही बात बताई गई है, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप इंट्रोड्यूस करते हो, आप ट्रायल करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, आपको सबके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पुनिटिव एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ अगर आप बिना अनुमति के कोई भी ट्रायल करते हो 1986 एक्ट के अंदर। इसके अंदर 24 मेंबर होते हैं। चेयर्ड जो है स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जाता है। ये चेयर इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडक्वार्टर बहुत कम पूछता है, तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। mRNA वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, अभी रिसेंटली क्या हुआ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो बूस्टर वैक्सीन है जेमकोवैक, देखो ये देखो जेमकोवैक एक mRNA कोविड बूस्टर वैक्सीन है, इसको इमरजेंसी अथोराइजेशन दे दिया। इमरजेंसी अथोराइजेशन भी बहुत सारे एनिमल के ट्रायल के बाद, फिर ह्यूमन की 3 स्टेजेस के ट्रायल के बाद दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने आगे क्या बताया, इसको फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, इसको रखना पड़ता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और ये डिलीवर की जाती है ट्रॉपिस के थ्रू। ट्रॉपिस क्या होता है, ट्रॉपिस एक टेक्नोलॉजी है जो प्रोपेल्स लिक्विड एट हाई प्रेशर टू डिलीवर वैक्सीन थ्रो स्किन विदाउट यूटिलाइजिंग निडल। मतलब इसमें निडल का यूज़ नहीं होता है, हाई प्रेशर के साथ आपकी स्किन को ये दिया जाता है। अब वही बात बताई गई, जो क्लिनिकल ट्रायल और अप्रूवल दिया गया है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर दिया गया। आपको पता होना चाहिए ये क्लिनिकल ट्रायल और अप्रूवल और ये न्यू वैक्सीन जो है किस रूल्स के अंदर आती है। देखो रूल्स जो है 2019 के बेस्ड है, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। ठीक है, और ये रूल जो बनाए गए हैं ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो हेडेड किया जाता है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल के द्वारा किया जाता है, जो अथोराइज करता है बहुत सारी वैक्सीन को। यही बात यहाँ बताई गई। अब आप देख लो mRNA वैक्सीन क्या होती है। mRNA वैक्सीन क्या होती है, इसे मैसेंजर वैक्सीन करते हैं। क्या करती है ये वैक्सीन, क्या करती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है बॉडी की सेल को कि आप जो है अपने अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोटीन इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि आप पैथोजन जो एंटीजन है, जो बाहर का सब्सटेंस है, उससे लड़ सके। mRNA वैक्सीन की ये बहुत बड़ी खासियत है, ये पार्शियली डेड होती है, मतलब
ये फुल्ली डेड वायरस यूज़ नहीं करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है वैक्सीन के बारे में कि यहाँ पर अगर ये वैक्सीन है और इसके स्पाइक प्रोटीन है, तो ये स्पाइक प्रोटीन को ले लेगी और मैसेंजर आरएनए से आपकी सेल में डाल देगी, और सेल क्या करेगी, अपने इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू एक प्रोटीन डेवलप करेगी, और ये प्रोटीन जो है इस स्पाइक प्रोटीन को पकड़ लेगी, और नेक्स्ट टाइम जब पूरा वायरस इस पर अटैक करेगा तो इसका इम्यून सिस्टम जो है इसको पकड़ लेगा। इसे सब जगह से पकड़ लेता, ऐसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये पैथोजन पे इस तरह से अटैक करती है। आपको ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या बताया गया, कंपैरिजन बताया गया। देखो mRNA वैक्सीन और ट्रेडिशनल वैक्सीन में क्या कंपैरिजन है। देखो क्या है कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट क्या होता है, mRNA ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोटीन होता है, जबकि ट्रेडिशनल वैक्सीन में कंपोनेंट माइक्रोबियल प्रोटीन और इनएक्टिव माइक्रोब होता है। ठीक है, प्रोडक्शन फास्टर होता है और ईजियर होता है। इसमें क्या होता है, बहुत स्लो होता है और डिफ़िकल्ट प्रोड्यूस राइट टाइप ऑफ प्रोटीन। मैंने बताया नहीं आपको कि mRNA वैक्सीन बहुत जल्दी राइट टाइप ऑफ प्रोटीन इंट्रोड्यूस करती है, जबकि जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है वो कोई ज़रूरी नहीं है राइट टाइप ऑफ प्रोटीन करे, वो पैथोजन से लड़ पाए। मगर इसकी एक खासियत है कि आप जैसे ही वायरस इंट्रोड्यूस करते हैं वो राइट टाइप प्रोटीन आ जाता है बॉडी से निकल कर और उस पर अटैक करता है। प्रोसेस क्या है, कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू आर्म एंड सर्व इंस्ट्रक्शन द बॉडी मेक माइक्रोबियल प्रोटीन। मतलब वही बात की गई है, जो कंपोनेंट है जो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और सेम एज ह्यूमन ट्रायल की तरह बनाए जाते हैं। इसमें क्या कंपोनेंट लैब में बनाए जाते हैं और स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स। दोनों में सेम क्या है, दोनों एंटीजन डिटरमाइन करती हैं और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। रिजल्ट क्या है, टीचेज द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट माइक्रोब। ठीक है, तो ये हमने mRNA वैक्सीन और ट्रेडिशनल वैक्सीन के बारे में जाना। तो आज ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे द्वारा डिस्कस किए गए। हमने ऑपरेशन अजय के बारे में जाना, स्क्रब टाइफस जाना कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। ऑपरेशन अजय इज़राइल से जो हम पर्सनस हैं उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए है। अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में डिफरेंस जाना। ठीक है, हमने चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जाना। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे संपर्क कीजिए, हम डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, हमसे प्लीज़ संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।